हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो सबसे पहले बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से नंबर ऑफ जीआई निकालते हैं, उसके ऊपर पहुंचने से पहले हम समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से सिस्टम के अंदर अराइज होता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों आपको इन तरह के सिस्टम के अंदर मिलेगा जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है उसकी बात हम करते रहेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड या साइक्लिक सिस्टम, इनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। मतलब ये ऐसे सिस्टम है बच्चों जिनके अंदर हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते हैं, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे भी हम डबल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो इन तीनों जगह पे रोटेशन आपका क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड है। और इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक नेचर का होता है तो आप किसी भी कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम जहाँ पे रोटेशन आपका बॉन्ड के अबाउट अलाउड नहीं होता है उसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। जैसे बच्चों अगर एक सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है, लेट अस से मेरे पास इस तरह का एक एल्कीन दिया है, तो ये जो यहाँ पे एल्कीन दिया है ना, और अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि इस बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करके इस मिथाइल को यहाँ पे और इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके चली जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अबाउट आप मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते हो। दो रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, दो हैं। डबल बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप इस बॉन्ड को बिल्कुल भी बिना मतलब ज़्यादा एनर्जी बिना खर्च किए इस बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको रोटेट करने जाओगे तो आपको काफ़ी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है बच्चों, ये पाई बॉन्ड किस तरह से बना होगा, दो पी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब जाके इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी और उसी ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर हम कार्बन कार्बन के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करना शुरू करने की कोशिश करेंगे तो ये दो पी ऑर्बिटल अब पैरेलल तो होगा नहीं, और जब ये दो पी ऑर्बिटल बच्चों पैरेलल होगा नहीं तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जब हम रोटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर, तो ये जो पाई बॉन्ड है आपका बच्चों ये टूटना शुरू हो जाता है। बिना पाई बॉन्ड को ब्रेक किए आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह के सिस्टम क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होता है। मतलब इस तरह के सिस्टम के अंदर हम बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी शो करेगा अगर इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी जो ग्रुप्स लगे होंगे, सपोज एक ग्रुप आपका ए है और एक ग्रुप आपका बी है, अगर ए और बी बराबर हो गए तो ये एल्कीन कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों जगह पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ए और बी आपका डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी ए और बी आपका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों कार्बन पे, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एक ग्रुप आपका कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पे दोनों ग्रुप्स आपके कॉमन है, इस कार्बन पे भी ए है, इस कार्बन पे भी ए है,
इस कार्बन पे भी बी है, इस कार्बन पे भी बी है, तो ऐसा सिस्टम चलेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, जो कि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मेरे पास ऐसा कोई एल्कीन दे दिया जाए तो ये सिस्टम भी आपका क्या करेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, क्योंकि आप देखिए इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं जहाँ पे सी और डी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल हैं। और इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है ए एंड बी, और दोनों अनइक्वल हैं एक दूसरे के साथ। अगर इस तरह का सिस्टम दिया जाए जहाँ पे कोई एक ग्रुप कॉमन कर दीजिए, जैसे ए और ए यहाँ पे कॉमन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है, तो ये सिस्टम भी आपका क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है बच्चों जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप आपका सेम आ चुका है, ऐसा सिस्टम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। तो एल्कीन के लिए कंडीशन क्या है जीआई को दिखाने का, कंडीशन ये है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के कंपैरेटिवली डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम हो गया जैसे कि यहाँ पे हो रहा था तो मॉलिक्यूल कभी भी जीआई नहीं दिखाता है। उसी तरह से बच्चों एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम जो होता है इसको हम एजो ग्रुप कहते हैं, दिस इज एजो ग्रुप। तो यहाँ पे बच्चों ये जो नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन पे एक एक ग्रुप लगा होगा। लेट अस से यहाँ एक मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल लगा हुआ है, और एक ग्रुप आपका लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन पे भी दो ग्रुप अलग अलग है, लोन पेयर को भी हम एक सेपरेट ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस नाइट्रोजन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप है। अगर ये दोनों ग्रुप आपका सेम साइड अपीयर करता है, जैसे यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल सेम साइड है, तो हम इस तरह के कन्फर्मेशन को क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और उसी तरह से अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे दो मिथाइल अगर हम ऑपोजिट साइड में लगा दिए और दो लोन पेयर भी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में आ गया, तो इस कन्फिगुरेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम के अंदर भी बच्चों क्या होता है, सिस और ट्रांस आपका पॉसिबल है। और ये ध्यान रखिएगा कि सिस और ट्रांस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं। आप सिस को ट्रांस में नहीं लेके जा सकते हो, ट्रांस को सिस में नहीं लेके जा सकते हो। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि लॉजिकली सोचो कि अगर आप सिस को ट्रांस में लेके जाना चाहोगे तो इस मिथाइल को ऊपर भेजना पड़ेगा और इस लोन पेयर को नीचे करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेशन तो अलाउड ही नहीं है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो इसलिए सिस और ट्रांस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं। सिस को आप ट्रांस में नहीं लेके जा सकते हो, ट्रांस को आप सिस में नहीं लेके जा सकते हो। इसलिए सिस की प्रॉपर्टी और ट्रांस की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होती है। नाउ तीसरा हमारा सिस्टम है बच्चों कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो। ऐसा सिस्टम यूजुअली आपको ऑक्साइम के केस में दिया होगा। अगर सपोज ऐसा कोई सिस्टम है बच्चों, इस तरह का आपको एक सिस्टम दिया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे एक OH होगा नाइट्रोजन के साथ, और इस कार्बन से दो ग्रुप्स लगे होंगे। अगर आपका हाइड्रोजन और OH ऑन नाइट्रोजन सेम साइड अपीयर करता है मॉलिक्यूल में, तो हम इसको कहते हैं सिन नोटेशन। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे लगा हुआ OH अगर सेम साइड आता है तो हम सिन नोटेशन कहते हैं। इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन पे भी दो अलग अलग ग्रुप लगा है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को दिखाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड है तो हम सिन कहते हैं। बट अगर इमेजिन कीजिए मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है जहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड OH ऑन नाइट्रोजन को अपोजिट साइड में लगा दिया, तो हम इस तरह के नोटेशन को क्या कहेंगे, एंटी नोटेशन कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह के सिस्टम के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका प्रेजेंट होता है। कौन कौन से सिस्टम की बात की हमने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, एज वेल एज कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। लास्ट हमारा सिस्टम है साइक्लिक मॉलिक्यूल में। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल का कंडीशन क्या है, सब लोग ध्यान रखेंगे बच्चों।
अगर कोई भी मेरे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल है, लेट अस से इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, कंडीशन ये है कि इस साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 कार्बन sp3 होने चाहिए। दो से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम 2 कार्बन इस रिंग का sp3 होने चाहिए और उस sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से इसी मॉलिक्यूल की ही बात कर लेती हूँ मैं। मान के चलिए ये जो कार्बन है इस पे एक Cl लगा दिया, एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी लेट अस से एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन लगा दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इवन ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन दोनों sp3 कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा जो हमारा रिंग होता है जिसमें मिनिमम 2 कार्बन sp3 होना चाहिए और दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इस रिंग के अबाउट भी मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम होता है, ये हमारा कंडीशन होता है रिंग के लिए। और लास्ट हमारा कंडीशन ये याद रखना है बच्चों कि अगर कोई रिंग है और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा अगर मिनिमम साइज रिंग का 8 होगा। मतलब अगर रिंग में मिनिमम 8 एटम है तभी जाके वो रिंग आपका क्या करता है, उस रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर इमेजिन कीजिए कि ऐसा रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक लेट अस से यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे सपोज मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब तक नहीं दिखा सकता है जब तक इस रिंग के अंदर कितने एटम हो, मिनिमम 8 एटम हो। अगर रिंग का साइज 8 या 8 कार्बन से ज़्यादा वाला होता है तभी जाके रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड आपका क्या करता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को दिखाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होगा, और जो दूसरा ग्रुप होगा अगर वो सेम साइड अपीयर होता है तो सिस कहेंगे, ऑपोजिट साइड अपीयर होगा तो ट्रांस कहेंगे। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पे लगा हुआ OH अगर सेम साइड होता है तो सिन कहा जाता है, ऑपोजिट साइड होता है तो एंटी कहा जाता है। रिंग आपका GI कब दिखाएगा बच्चों, जब रिंग के अंदर मिनिमम 2 कार्बन sp3 होंगे और दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होगा। और अगर रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर अगर कोई पाई बॉन्ड है तो उसके अबाउट GI तभी दिखता है जब रिंग का साइज मिनिमम कितने एटम का होगा, 8 का होगा। 8 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट 8 से कम साइज वाले रिंग के अंदर हम डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने शॉर्टकट फॉर्मूले के ऊपर। इसी यहाँ पे बच्चों मैंने 2 केसेस लिया है। केस 1 क्या है, व्हेन एल्कीन हैज़ डिसिमिलर एंड। डिसिमिलर एंड का मतलब होता है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं या राइट से लेफ्ट जाऊं, अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर नंबरिंग सेम मिलता है या नेमिंग सेम मिलता है IUPAC का, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल आपका क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट नेमिंग करने पे या राइट से लेफ्ट नेमिंग करने पे आपको मॉलिक्यूल का नाम अलग मिलेगा तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, डिसिमिलर एंड है। जैसे बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को गौर से देखिए। अगर आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करोगे बच्चों, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। बट अगर मैं राइट से लेफ्ट नंबरिंग करूँ, लेटर से यहाँ से नंबरिंग मैंने स्टार्ट कर दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अब 3rd पे है और 5th पे है, जबकि लेफ्ट से राइट में कब था, 2 पे और 4 पे था। मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करूँगी और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करूँगी, अगर आपका यहाँ पे नाम अलग अलग आ रहा है तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बेटा, डिसिमिलर एंड है।
या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल के लिए हमें क्या करना है, 2 पावर n विल बी द नंबर ऑफ GI, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, जहाँ पे स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है किसके अबाउट, मतलब कितने ऐसे सेंटर हैं मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका GI दिखा सकता है। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, क्या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, क्या मॉलिक्यूल रिंग के फॉर्म में है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल GI दिखा रहा है, या रिंग के अंदर का जो पाई बॉन्ड है उसके अबाउट दिखा रहा है। ऐसे चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, स्टीरियो सेंटर होती हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस डबल बॉन्ड को गौर से देखिए, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा एक एल्कीन सिस्टम है। इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक ये बड़ा वाला ग्रुप लगा है। तो बेसिकली इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये हमारा स्टीरियो सेंटर हो गया। आते हैं इस डबल बॉन्ड पे। तो इस डबल बॉन्ड को भी गौर से देखिए बच्चों, इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक ये वाला ग्रुप है, और दूसरा इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है। दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। तो ये डबल बॉन्ड भी आपका क्या करेगा, GI दिखाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर कितने ऐसे पोजीशन है, कितने ऐसे साइट हैं जिसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका GI दिखा रहा है। तो 2 साइट है, 2 डबल बॉन्ड है। तो यही दोनों डबल बॉन्ड हमारा क्या है बच्चों, स्टीरियो सेंटर है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हो गए यहाँ पे, 2। तो अगर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हमारा 2 है, तो सिंस यहाँ पे ये डिसिमिलर एंड है, मतलब आप अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कह सकते हो। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने पे मॉलिक्यूल का नाम सेम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ GI जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, 2 पावर n के बराबर। और n यहाँ पे 2 है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 4। क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, एक बार ये सिस होगा और ये भी सिस होगा, तो सिस और सिस का कॉम्बिनेशन हो गया। एक बार ये भी लेटर से ट्रांस है और ये भी आपका ट्रांस है, तो ट्रांस और ट्रांस का कॉम्बिनेशन हो गया। एक बार लेटर से ये पहला वाला जो डबल बॉन्ड है वो सिस है और दूसरा वाला डबल बॉन्ड आपका ट्रांस है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहला वाला ट्रांस हो जाए और दूसरा वाला सिस हो जाए। तो ओवरऑल कितने पॉसिबिलिटी हमें मिल रहा है, 4 पॉसिबिलिटी हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करती हूँ लेफ्ट से राइट, तो नंबरिंग करने से आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल का नाम क्या आएगा, मॉलिक्यूल का नाम आएगा हेक्स 2,4 डाइन। क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है। अब इमेजिन कीजिए कि मैं नंबरिंग को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 राइट से लेफ्ट कर रही हूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। मतलब लेफ्ट से राइट जाऊँगी या राइट से लेफ्ट जाऊँगी, आप देख सकते हो नेम हमें सेम ही मिलेगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, सिमिलर एंड है। अब सिमिलर एंड के अंदर बच्चों हमारे पास 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 है कि क्या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इवन है या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ऑड है। तो सबसे पहले हम स्टीरियो सेंटर कितने हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल GI दिखाएगा। कैसे, इस कार्बन पे भी 2 अलग अलग ग्रुप है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और एक ये बल्कि ग्रुप लगा है। तो बेसिकली दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल GI दिखाएगा। इस डबल बॉन्ड के अबाउट आ जाइए, ये जो हमारा डबल बॉन्डेड है बच्चों, तो इस कार्बन पे भी देख सकते हैं 2 अलग अलग ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक ये वाला ग्रुप लगा है। और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है। तो दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड भी आपका क्या करेगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं हमारे, 2।
और 2 यहाँ पे क्या है, एक इवन नंबर है। अब जैसा कि ऊपर हमने देखा कि अगर आपका n आपका इवन है इन अ सिमिलर एंड सिचुएशन, तो GI कितना होता है, नंबर ऑफ GI हमारा होता है 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, n यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 बाई 2 1 हो जाएगा माइनस 1। तो 2 पावर 2 माइनस 1 विल बी 1 और 2 पावर 0, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 विल बी 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बच्चों, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ये सिमिलर एंड वाला कंडीशन है, गौर से देखिए। अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करती हूँ तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन कौन से जगह पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। अगर मैं राइट से लेफ्ट नंबरिंग करूँगी तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ पे है बच्चों, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर आप नंबरिंग करेंगे आपको मॉलिक्यूल का नाम सेम ही मिलेगा। तो ये भी हमारा सिमिलर एंड वाला हो गया सिचुएशन, मतलब ये भी मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है बच्चों तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस डबल बॉन्ड के अबाउट में मॉलिक्यूल GI दिखाएगा क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी मॉलिक्यूल GI दिखाएगा क्योंकि इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन एक ये ग्रुप, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। और इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अबाउट भी मॉलिक्यूल आपका GI दिखाएगा क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 3, और 3 इज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ GI को निकालने का, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2। तो जहाँ पे n हमारा 3 है पुट कर देते हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 बाई 2। तो 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया, तो 2 बाई 2 आपका 1 हो गया। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 और एक यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 2 पावर 2 इज़ 4 और यहाँ पे 2 पावर 1 इज़ 2, तो 4 प्लस 2 मतलब 6 हो गए। मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप नंबरिंग करते हैं बच्चों तो नंबरिंग करने से डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। बट अगर आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो सेकंड कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये आपका किस तरह का मॉलिक्यूल है, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपको केस 1 ही लगाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल GI दिखाएगा, कैसे, तो आप देखिए इस कार्बन पे भी 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं बच्चों और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये बड़ा वाला ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है। तो जब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो GI दिखाएगा। अब आते हैं रिंग के ऊपर पहले। तो रिंग के अंदर कंडीशन क्या था बच्चों, रिंग के अंदर कंडीशन था मिनिमम 2 कार्बन sp3 होने चाहिए और उन sp3 कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इस पे एक रिमेनिंग ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। रिमेनिंग वैलेंसी आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कौन सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब गौर से देखिए ये जो कार्बन है ये sp3 है रिंग वाला और ये भी जो कार्बन है वो भी sp3 है। और क्या इस sp3 कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, यस। तो इसका मतलब इस रिंग के अबाउट भी मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। अब याद करो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कंडीशन कहा था कि रिंग के अंदर वाला पाई बॉन्ड तब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है अगर मिनिमम रिंग का साइज कितने का है, 8 का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिंग दिया है बच्चों 8 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो ये 8 कार्बन का रिंग है। इसका मतलब है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा, जीआई दिखाएगा। तो बेसिकली इस रिंग के अंदर दो दो स्टीरियो सेंटर है। कौन कौन से? एक तो रिंग खुद ही है आपका स्टीरियो सेंटर है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका जीआई दिखा रहा है, और दूसरा स्टीरियो सेंटर है उसके अंदर का जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट भी मॉलिक्यूल आपका जीआई दिखाएगा। एंड रही बात इस डबल बॉन्ड की, तो ये भी आपका जीआई दिखाएगा। कैसे? इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो ओवरऑल कितने स्टीरियो सेंटर है इस मॉलिक्यूल में? 1 2 3 4। तो n यहाँ पे 4 हो गया। एंड सिंस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो अनसिमेट्रिकल के लिए आपको क्या करना है, केस नंबर 1 लगाना है। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ जीआई को निकालने का? नंबर ऑफ जीआई हमारा किसके बराबर होता है? 2 पावर n के बराबर। तो 2 पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कितने निकाल सकते हैं बच्चों? 16 निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप बच्चों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कर सकता है। नाउ अगर इस रिंग की बात करें पहले, तो रिंग के अंदर कंडीशन क्या होता है? मिनिमम 2 कार्बन sp3 होना चाहिए और दोनों कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो इस कार्बन पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है, इस पे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं कि रिंग के अंदर ये कार्बन भी sp3 है और ये वाला कार्बन भी sp3 है, और दोनों sp3 कार्बन पे बच्चों क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि रिंग आपका क्या करेगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। मतलब रिंग के अबाउट मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। नाउ अगर हम इस डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग विल बी एक्टिंग एज अ स्टीरियो सेंटर ओनली इफ द साइज ऑफ रिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8। बट सिंस हियर द साइज ऑफ द रिंग इज 6, तो ये डबल बॉन्ड आपका रिंग के अंदर वाला जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता है। लेकिन अगर बात करें हम इस डबल बॉन्ड की, तो ये डबल बॉन्ड आपका स्टीरियो सेंटर कहलाएगा बच्चों, क्योंकि इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। तो ओवरऑल कितने स्टीरियो सेंटर है यहाँ पे? 2। अब गौर से देखिए, अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करती हूँ तो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट करूँगी तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब मॉलिक्यूल आपका कैसा है बच्चों? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से हम नंबर ऑफ जीआई निकालते हैं? 2 पावर n। तो n यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ जीआई हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीआई विल बी इक्वल टू 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे 4 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके अबाउट तो मॉलिक्यूल आपका जीआई दिखाएगा। कैसे? इस कार्बन पे भी आप देखिए दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, तो ये तो दिखाएगा ही। रिंग की अगर बात करें बच्चों, तो रिंग के अंदर देखिए ये जो कार्बन है ये तो sp3 है, और इस sp3 पे दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। ये कार्बन भी sp3 है, बट इस पे दोनों ग्रुप आपका सेम लगा है। ये भी sp3 है, इस पे भी दोनों ग्रुप आपका सेम लगा है। बट ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये दोनों sp2 वाले कार्बन है। अब sp2 वाले जो कार्बन होता है उनको तो हमने कंसीडर किया नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो केस पढ़ा था उसमें मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 2 कार्बन आपका sp3 होना चाहिए और उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो सिंस इस रिंग के अंदर एक ही ऐसा sp3 कार्बन है जिस पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये रिंग आपका कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता है। मतलब इस रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती है। अब रही बात इस डबल बॉन्ड की जो रिंग के अंदर मौजूद है, तो डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग विल बी एक्टिंग एज अ स्टीरियो सेंटर ओनली इफ द साइज ऑफ रिंग इज इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन 8। नाउ सिंस आप देख सकते हैं कि रिंग का साइज यहाँ पे 6 कार्बन का है, तो इसलिए इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी आपका जीआई नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 1।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। क्योंकि देखिए, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूं तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बट अगर मैं राइट से लेफ्ट आ रही हूं तो सेकेंड कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो बेसिकली ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ GI हमारा कितना होता है अनसिमेट्रिकल के केस में, 2 पावर n, और n यहाँ पे कितना है 1, तो 2 पावर 1 आपका 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए, ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट मॉलिक्यूल आपका GI नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिंग का साइज 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है। तो रिंग आपका कभी भी, मतलब रिंग के अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट तो आपका GI नहीं होगा, तो उसको तो इग्नोर कर देते हैं। अब रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग का कंडीशन क्या है बच्चों, रिंग का कंडीशन है मिनिमम 2 कार्बन sp3 होने चाहिए और उस पर 2 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ये रिंग वाला जो कार्बन है वो sp3 है, बट बाकी जितने भी sp3 कार्बन है रिंग वाले, सभी पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि रिंग जो है ये वाला, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकता है। रही बात इसकी, तो आप देखिए, इसका कोई भी sp3 कार्बन उठा लीजिए, किसी भी sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स आपका मौजूद नहीं है, तो ये रिंग भी आपका नहीं दिखाएगा और रिंग के अंदर वाला पाई बॉन्ड भी नहीं दिखाएगा। और वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी लागू है। मतलब ये जो रिंग है हमारे 4 रिंग, इनके अबाउट भी आपका GI नहीं दिख रहा है बच्चों, और न रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट आपका GI दिख रहा है। तो ओपन चेन वाले पाइप जो डबल बॉन्ड है उसको देख लेते हैं। तो गौर से देखिए, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये आपका स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। कैसे बच्चों, क्योंकि इस कार्बन पे एक ट्रीटियम लगा है और एक ये वाला ग्रुप लगा है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। इस कार्बन पे ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है। कैसे, देखिए, ये वाला जो ग्रुप है उसका ये sp3 कार्बन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड कार्बन से, बट यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन वाला ही कार्बन मतलब sp2 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट है। तो इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो ये हमारा स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इस डबल बॉन्ड की, तो ये भी हमारा स्टीरियो सेंटर नहीं कहला सकता है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे भले ही 2 ग्रुप अलग अलग हैं बच्चों, बट गौर से देखिए इस ग्रुप को, ये कार्बन भी आपका क्या है, sp2 है, और ये कार्बन भी sp2 है, और दोनों रिंग यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर के हैं। तो बेसिकली ये दोनों ग्रुप हमारा क्या है, सेम है। तो जब किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम आ जाता है तो कभी भी मॉलिक्यूल आपका GI नहीं दिखाता है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने स्टीरियो सेंटर हैं, ओनली 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे या राइट से लेफ्ट आने पे ग्रुप आपका डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे 6 मेंबर था, यहाँ पे 5 मेंबर था। मतलब ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना होगा बच्चों, 2 पावर n। तो 2 पावर 1 कर दीजिए, 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे 2 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पे n डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। दोनों सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है। मतलब इसके अबाउट भी GI हो सकता है, इसके अबाउट भी GI हो सकता है, बट कंडीशन अप्लाइड दोनों ही जगह पे। मतलब इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, नाइट्रोजन पे 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, यहाँ भी दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, और दोनों जगह पे ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। सपोज अगर मैं इस कार्बन के डबल बॉन्ड की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक बड़ा वाला ग्रुप लगा है। तो दोनों ही कार्बन पे क्या है, 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है ये हमारा GI दिखाएगा। रही बात यहाँ पे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन पे एक OH है और एक लोन पेयर है, 2 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक
ऊपर वाला ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है। तो बेसिकली ये वाला सिस्टम भी हमारा क्या करेगा, जीआई दिखाएगा। तो ओवरऑल कितने सिस्टम है, मतलब कितने ऐसे सेंटर हैं जिनके अबाउट मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है, 2। और जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पे या राइट से लेफ्ट आने पे ग्रुप्स आपका सेम नहीं है। अगर लेफ्ट से राइट आओगे तो पहला इसका ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, बट यहाँ पे आपका NOH ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे निकालते हैं, 2 पावर n। तो नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 पावर n, और n यहाँ पे 2 है तो 2 पावर 2 कितना हो गया, 4। मतलब इसके अंदर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सिमिलर मॉडल है, बस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है। हमें कहा है कि इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन आपको हाइड्रोक्सल अमीन के साथ करना है। NH2OH को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज हाइड्रोक्सल अमीन, इसके साथ करना है। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ GI को बताइए। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा एल्कीन है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O इस तरह से लिख दिया, और इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सल अमीन है उसके 2 हाइड्रोजन फ्रंट में लिख दो, और नाइट्रोजन के साथ एक OH लगा है। सिंपली क्या करो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो। इस तरह का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोक्सल अमीन के साथ होता है। एल्डिहाइड या कीटोन अगर दिया है तो उसका ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोक्सल अमीन के 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C, CH2 CH3 डबल बॉन्ड NOH। अब N के साथ एक OH है और एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको लोन पेयर लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। अब गौर से देखिए यहाँ पे कितने ऐसे सेंटर है जिनके अबाउट मॉलिक्यूल आपका GI दिखा सकता है। तो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन पे भी 2 अलग अलग ग्रुप है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी हमारा क्या करेगा, ये इसके अबाउट भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा पाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है बच्चों, और इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। सो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल फुल्ली अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाने पे ग्रुप आपका डिफरेंट है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे 4 बनेंगे। सिमिलर मॉडल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोक्सल अमीन है, क्योंकि 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन और नीचे वाले का जो ऑक्सीजन है, उन दोनों का हाइड्रोक्सल अमीन के 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए और दोनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दीजिए। जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर करेंगे क्या मिलेगा, CH2 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 C के साथ एक H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N के साथ OH आ जाएगा, और यहाँ पे भी सिमिलर ग्रुप आएंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल फुली सिमेट्रिकल है। आप देखिए यहाँ से नंबरिंग करूँगी या फिर यहाँ से नंबरिंग करूँगी, मॉलिक्यूल आपको सेम ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मतलब हमें केस 2 को देखना पड़ेगा, बट केस 2 के अंदर हमारे पास ऑड और इवन का केस है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने ऐसे सेंटर हैं जिनके अबाउट मॉलिक्यूल आपका GI दिखा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ 2 ही जगह पे है। अब इस कार्बन के अबाउट भी आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट लोन पेयर लेना पड़ेगा, तो इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप लगा है, एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी दो डिफरेंट ग्रुप है। तो बेसिकली ये दोनों जो हमारे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये दोनों हमारे क्या है, स्टीरियो सेंटर हैं। इसका मतलब N यहाँ पे क्या है, 2। और सिंस ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हमें ऑड और इवन वाला केस देखना पड़ेगा, और n इक्वल टू 2 हमारा किसका केस है बच्चों, इवन का। तो इवन के अंदर हम किस तरह से नंबर ऑफ GI निकालते हैं, नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1। तो 2 पावर n के जगह पे 2 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 2 विल बी 1, 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 और ये हो जाएगा 2 पावर 0। 2 पावर 1 विल बी 2 बट 2 पावर 0 विल बी 1। तो टोटल नंबर ऑफ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सिमिलर मॉडल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ भी देखिए क्या होगा, इसका 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का भी 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में चला जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर आपको कहा एग्जैक्टली वैसा ही आपको यहाँ भी बनाना है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चों, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, N के साथ OH और यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक OH। अब जैसा कि बच्चों देख सकते हैं कि ये भी मॉलिक्यूल आपका क्या है, फुली सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस पाथ को ऑप्ट करूँगी या फिर इस पाथ को ऑप्ट करूँगी, मॉलिक्यूल आपका फुली सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, स्टीरियो सेंटर होगा, क्योंकि एक लोन पेयर एक OH, दो डिफरेंट ग्रुप है, और इस पे एक हाइड्रोजन और एक ये रिंग वाला ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे भी इस डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे एक आपका नाइट्रोजन है जिसपे दो अलग अलग ग्रुप है, और एक आपका कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन और एक ये रिंग वाला पार्ट है। अब रिंग को भी देख लेते हैं। रिंग के अंदर कंडीशन क्या होता है बच्चों, मिनिमम 2 sp3 कार्बन और उन 2 sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि इस कार्बन पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है, ये कार्बन भी आपका क्या है, sp3 कार्बन है, ये वाला कार्बन भी आपका sp3 कार्बन है। इस sp3 कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, इस sp3 कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। तो बेसिकली इस रिंग के अबाउट भी आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। पिछला वाला जो केस था ओपन मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ वाला जो केस है वो आपका साइक्लिक है। तो साइक्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, साइक्लिक के अंदर तो हमारा रिंग को भी देखना पड़ेगा, और रिंग सिंस इस कंडीशन को ओबे कर रहा है तो रिंग के अबाउट भी आपका मॉलिक्यूल GI दिखाएगा। तो ओवरऑल कितने स्टीरियो सेंटर हैं, 3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस आपका मॉलिक्यूल फुली सिमेट्रिकल है बच्चों, तो सिमेट्रिकल मतलब केस 2 अप्लाई करना है, और केस 2 में ऑड और इवन देखना पड़ता है। तो n यहाँ पे 3 मतलब क्या है, ये ऑड। तो अगर ऑड कंडीशन है तो नंबर ऑफ GI कितना होगा, नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n-1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n-1 बाई 2। पुट कर दीजिए, तो 2 टू द पावर ऑफ 3-1 आपका 2 हो गया, और यहाँ पे 3-1 बाई 2, तो 2 बाई 2 आपका 1 हो गया। तो 2 पावर 2 विल बी 4, 4 प्लस 2 मतलब कितने GI बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर ये कार्बन sp3 है बट दोनों ग्रुप सेम है, ये कार्बन भी sp3 है बट यहाँ भी दोनों ग्रुप आपका सेम है, और ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये तो sp2 हो गया। तो सिंस हम देख सकते हैं कि इस रिंग के अंदर 3 कार्बन था जिसमें एक तो sp2 हो गया, भले ही ये दोनों sp3 हैं बट दोनों sp3 कार्बन पे दोनों ग्रुप आपका डिफरेंट है नहीं, दोनों ग्रुप तो सेम है, तो रिंग आपका कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। अब अगर बात करें इस डबल बॉन्ड के अबाउट, तो इस डबल बॉन्ड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक Cl लगा है, और यहाँ पे आप देखिए ये जो रिंग है हमारा 3 मेंबर वाला है, जहाँ पे ऊपर में 2 Cl लगे हैं और नीचे में 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो अगर बच्चों मैं इस नीचे के डायरेक्शन में जाऊंगी तो मुझे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में जब जाऊंगी तो कार्बन पे 2 Cl मिलेगा। मतलब ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप आपका क्या है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड हमारा क्या है, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। इसके अबाउट आपका मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, और n यहाँ पे कितना है, 1।
अगर n आपका 1 है बच्चों, तो सिंस आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल फुली अनसिमेट्रिकल है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो रिंग आपको मिल रहा है और राइट से लेफ्ट आओगे तो CH पे Cl मिल रहा है। मतलब ये मॉलिक्यूल आपका फुली क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए केस 1 लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ GI हमारा कितना है, नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 मतलब 2, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं इनको निकाल सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, प्लस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से केस में, कौन से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन केस में क्या कंडीशन होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, या रिंग है, या रिंग के अंदर वाला जो पाई बॉन्ड है, कौन कौन से कंडीशन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, बस उतना आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। अदरवाइज इस टॉपिक पे इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिना मतलब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, एज वेल एज इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।